हवा में कुछ अलग ही गंध होती है, संघर्ष की, सपनों की और उनमें छिपे आंसुओं की। इसी माहौल में पला बड़ा था अभिलाष शर्मा, एक ऐसा युवक जिसने खुद को एक ही लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया था, यूपीएससी परीक्षा पास करना। अभिलाष दिल्ली भी आया था एक स्पष्ट लक्ष्य लेकर। वह जानता था कि इस परीक्षा को पास करना जितना कठिन है, उससे कहीं ज्यादा कठिन है इस रास्ते पर टिके रहना। उसकी पहचान बनी थी उसकी लगन, जुनून और दृढ़ निश्चय से। सुबह 4 बजे उठकर वह पढ़ाई में डूब जाता और रात को देर तक नोट्स बनाता रहता। राजेंद्र नगर की हर चाय की दुकान और लाइब्रेरी उसका दूसरा घर बन चुकी थी। लेकिन इस कहानी में अभिलाष अकेला नहीं था। उसके साथ थे 2 बेहद खास दोस्त, एसके और धैर्य। एसके यानी श्रीनिवास केशव, एक नेक दिल लड़का जो अपने दोस्तों की मदद करने में विश्वास करता था, और धैर्य, एक शांत, संतुलित और व्यावहारिक सोच वाला युवक जिसे जिंदगी से ज्यादा शिकायत नहीं थी। तीनों की दोस्ती की जड़ें इतनी गहरी थीं कि भूख, थकावट, असफलता कुछ भी उन्हें अलग नहीं कर सकता था। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी बदलाव धीरे धीरे दस्तक देने लगा था। अभिलाष का सपना था आईएएस बनना, समाज को बदलना, नीति निर्माण में भाग लेना और अपने जीवन को एक उद्देश्य देना। जबकि एसके का सपना था कि वह समाज के गरीब तबकों के लिए काम करे, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। धैर्य थोड़ा अलग था। वह जिंदगी को ज्यादा व्यावहारिक तरीके से देखता था। उसकी प्राथमिकताएं अलग थीं। वह सोचता था कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो जिंदगी वहीं खत्म नहीं हो जाती। समय बीतता गया और इन तीनों की जिंदगी में बदलाव आने लगा। अभिलाष पूरी तरह से कट चुका था बाहर की दुनिया से। वह सिर्फ पढ़ाई में डूबा रहता, यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उससे दूरी महसूस करने लगे थे। वहीं एसके अपने नोट्स और दूसरों की मदद करने में उलझा हुआ था, और धैर्य कहीं ना कहीं अपने मन में द्वंद्व झेल रहा था कि उसे यह तैयारी कितनी देर और करनी चाहिए। इन सब के बीच एक नई पात्रा की एंट्री होती है, धनश्री, जिसे सब धन्या कहते थे। धन्या भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी और उसका दृष्टिकोण जरा अलग था। वह व्यावहारिक भी थी और भावुक भी। अभिलाष और धन्या के बीच पढ़ाई के दौरान एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्रेरणा थी, लेकिन साथ ही भ्रम और अनिश्चितता भी। राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर्स, मेट्रो स्टेशनों, पान की दुकानों, किराए के कमरों और चाय की टपरी पर सपनों की नमी तैर रही थी। इसी माहौल में अभिलाष ने अपनी पहली प्रीलिम्स परीक्षा दी। परीक्षा के बाद वह खुद से संतुष्ट नहीं था, लेकिन उम्मीद बाकी थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था, लेकिन अभी वह टूटा नहीं था। धैर्य ने उसी समय खुद के भीतर झांकना शुरू कर दिया था। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा, बल्कि किसी भ्रम में जी रहा है। उसकी आत्मा बार बार उससे सवाल कर रही थी, क्या वो सच में ये करना चाहता है? एसके हमेशा की तरह एक मजबूत स्तंभ बना रहा अभिलाष और धैर्य के लिए। वह खुद भी प्रयास कर रहा था, लेकिन उसके भीतर किसी दोस्त के लिए खुद को झोंक देने की क्षमता थी। उसने अभिलाष को समझाया कि अगर उसने इस बार अच्छा नहीं किया तो अगली बार बेहतर करने का मौका है। लेकिन अभिलाष अब खुद से ही लड़ रहा था। उसे लगने लगा था कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, उसकी पहचान बन गई है, और अगर वह असफल होता है तो शायद वह खुद को भी खो देगा। इस मानसिक दबाव के बीच धन्या ने उसे भावनात्मक रूप से सहारा देना शुरू किया। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और एक गहरा रिश्ता बनने लगा। लेकिन अभिलाष को यह बात परेशान करने लगी, क्या वह अपने लक्ष्य से भटक रहा है? क्या वह भावनाओं में बह रहा है? और क्या इन सब का असर उसकी पढ़ाई पर होगा? धीरे धीरे समय गुजरता रहा। परीक्षा का रिजल्ट आया, अभिलाष पास हो गया। वह खुशी से ज्यादा आश्चर्यचकित था, क्योंकि उसने खुद पर विश्वास खो दिया था। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अभी मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू बाकी था, और असली संघर्ष तो वहीं से शुरू होता है। इसी बीच धैर्य ने एक बड़ा फैसला लिया।
उसने यूपीएससी की तैयारी छोड़ने का निर्णय ले लिया। यह खबर जैसे ही अभिलाष और एसके को मिली, उनके भीतर कुछ टूट गया। तीनों ने जो साथ में सपने देखे थे, उनमें एक साथी अब अलग राह पर चलने जा रहा था। अभिलाष के भीतर एक तूफान चल रहा था। वह खुद को संभाल रहा था, दोस्तों की कमी को महसूस कर रहा था और अपने लक्ष्य की ओर दौड़ भी रहा था। जीवन ने जैसे उसे हर ओर से घेर लिया था, जिम्मेदारियों से, भावनाओं से और सबसे बड़ी चीज स्वयं से। अभिलाष शर्मा अब मुख्य परीक्षा की तैयारी में पूरी तरह डूब चुका था। प्रीलिम्स पास करने की खुशी कुछ पल ही ठहरी, फिर उसकी जगह ले ली चिंता ने एक और परीक्षा, और भी कठिन और अधिक गहराई में उतरने वाली। अब सिर्फ फैक्ट्स नहीं, दृष्टिकोण और विचारधारा का इम्तिहान था। इस बार वह अलग थलग महसूस कर रहा था। धैर्य की गैर मौजूदगी में उसकी दुनिया अधूरी हो गई थी। धैर्य हमेशा से उसका संतुलन था। जब भी वह बहकता, वह उसे संभालता। लेकिन अब धैर्य ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। वह तैयारी छोड़कर किसी नौकरी की दिशा में बढ़ गया था। और एसके, वह हमेशा की तरह पास था, लेकिन अभिलाष के भीतर के शून्य को नहीं भर पा रहा था। धन्या के साथ अभिलाष की बातचीत पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी थी। अब वे केवल किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं थे। वे जिंदगी, उद्देश्य, समाज और रिश्तों पर भी बात करते थे। धन्या खुद भी मुख्य परीक्षा दे रही थी और दोनों अक्सर अपने उत्तरों पर चर्चा करते, एक दूसरे को परखते। लेकिन धीरे धीरे अभिलाष के मन में यह सवाल सिर उठाने लगा कि क्या वह खुद को इस रिश्ते में झोंक कर अपने लक्ष्य से दूर हो रहा है। कई बार वह खुद से नाराज होता कि उसका ध्यान बंट रहा है। वह अपने भीतर यह द्वंद्व झेलता, क्या वह सिर्फ एक परीक्षार्थी है या एक इंसान भी जिसे भावनाएं महसूस करने का हक है। तैयारी के दिन और रात एक जैसे हो गए थे। किताबें, नोट्स, मॉक टेस्ट, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस। अभिलाष ने हर क्षेत्र में खुद को झोंक दिया था। वह जानता था कि मुख्य परीक्षा में सिर्फ ज्ञान नहीं, सोचने की शैली, विश्लेषण की क्षमता और तटस्थ दृष्टिकोण का परीक्षण होता है। वह खुद को हर दिन नया बनाता। उधर एसके भी अपने तरीके से तैयारी कर रहा था, लेकिन अब वह थोड़ा बेचैन लगने लगा था। उसे लगता था कि वह अभिलाष के स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन फिर भी उसने अभिलाष की मदद करना नहीं छोड़ा। वह नोट्स साझा करता, सिलेबस डिस्कस करता और जो भी समझता था बांटता था। एक दिन अचानक एसके और अभिलाष के बीच एक बहस हो गई। अभिलाष ने कह दिया कि वह अब किसी की मदद नहीं करना चाहता क्योंकि यह उसकी रफ्तार को धीमा कर रही है। एसके यह सुनकर अंदर तक हिल गया। उसकी मदद करना उसकी फितरत थी और दोस्त से इस तरह के शब्द सुनना उसे तकलीफ दे गया। इस घटना के बाद दोनों में कुछ दूरी आ गई। अभिलाष अपने कमरे में और भी ज्यादा बंद हो गया और एसके अपनी किताबों में खो गया। लेकिन अब वह पहले जितना उत्साही नहीं रहा। मुख्य परीक्षा का दिन नजदीक आ रहा था और अभिलाष के भीतर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह खुद को बार बार परखता, उत्तर लिखकर जांचता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे लगता कि वह अब उस संतुलन से दूर होता जा रहा है जो कभी धैर्य और एसके के साथ उसे मिला करता था। एक रात वह धन्या से बात कर रहा था और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि वह थक चुका है, यह लड़ाई, यह अकेलापन, यह दौड़। धन्या ने उसे चुपचाप सुना और बस इतना कहा, कभी कभी लड़ाई जीतने से ज्यादा जरूरी है खुद को खोने से बचाना। यह बात उसके दिल में घर कर गई। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर से खुद को अंदर से सहेजेगा। वह एसके से मिलने गया, उससे माफी मांगी और दोनों ने पुराने दिनों को याद करते हुए घंटों बातें की। यह एक नया आरंभ था। मुख्य परीक्षा की तारीख आ गई। अभिलाष पूरी तैयारी के साथ पहुंचा। जब वह परीक्षा हॉल से बाहर निकला तो उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लग रहा था कि उसने वह लिखा जो वह महसूस करता था, वह जो सिस्टम को बदलने की चाह रखता था और वह जो समाज के लिए जीना चाहता था। अब इंतजार था रिजल्ट का, और इंतजार से बड़ा होता है मन का असमंजस। इस दौरान
अभिलाष ने खुद को मानसिक रूप से शांत रखना शुरू किया। वह पुराने लेख पढ़ता, आत्मचिंतन करता और एसके व धन्या के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता। इसी दौरान उसे एक दिन धैर्य का फोन आया। धैर्य अब एक एनजीओ में काम कर रहा था और उसने उसे बुलाया कि वह कुछ दिनों के लिए आए और जमीनी हकीकत देखे, वह समाज जिसे वह बदलना चाहता है उसे महसूस करे। अभिलाष गया। वहां उसने देखा कि सिर्फ सिस्टम से जुड़ना ही सब कुछ नहीं, लोगों से जुड़ना भी जरूरी है। उसने महसूस किया कि वह जिस आईएएस अधिकारी बनने का सपना देख रहा है वह केवल एक पद नहीं बल्कि एक माध्यम है बदलाव लाने का, और यह बदलाव तो कहीं से भी शुरू हो सकता है। वह लौटा तो पहले से अधिक परिपक्व था। अब उसमें केवल परीक्षा पास करने का जुनून नहीं था बल्कि एक उद्देश्य था, एक रास्ता, एक सोच। मुख्य परीक्षा के बाद की शांति धोखे जैसी होती है, एक ऐसी चुप्पी जिसमें अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है। रिजल्ट आने में अभी वक्त था, लेकिन अभिलाष का मन अब खाली नहीं था। वह खुद को ज्यादा परिपक्व महसूस कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आने लगा। वह अब खुद को सिर्फ एक परीक्षार्थी नहीं मानता था बल्कि एक ऐसा व्यक्ति समझता था जो देश और समाज को समझ रहा है। वह जान चुका था कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं, एक मानसिक यात्रा है और इस यात्रा में आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ा पड़ाव है। एक शाम जब वह लाइब्रेरी से लौट रहा था उसे एसके मिला। दोनों ने चाय पीते हुए चर्चा की कि अगर परिणाम सकारात्मक आता है तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। एसके ने मजाक में कहा कि वह खुद उसके इंटरव्यू का बोर्ड बन जाएगा और हर दिन उसे ग्रिल करेगा। अभिलाष मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी गंभीरता थी। अब वह जानता था कि असली परीक्षा सिर्फ सवालों के जवाब देने की नहीं होती बल्कि अपने विचारों को संजीदगी से रखने की होती है। रिजल्ट आया। अभिलाष का चयन हो गया था, वह इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। यह सुनकर एसके खुशी से झूम उठा और उसी दिन से उसने अभिलाष के लिए एक खास शेड्यूल तैयार कर दिया। हर दिन मॉक इंटरव्यू होते, जहां एसके और कुछ दोस्त मिलकर अभिलाष से सवाल पूछते, उसके जवाबों की आलोचना करते और उसे बेहतर बनाने की कोशिश करते। धन्या ने भी उसकी मदद की। उसने समाज शास्त्र और नीति संबंधी मुद्दों पर अपने विचार साझा किए, जिससे अभिलाष को वैकल्पिक दृष्टिकोण मिलते। धैर्य ने एनजीओ में देखे अनुभवों के आधार पर उसे जमीनी स्तर की बातें समझाईं, जैसे कि एक अधिकारी का काम सिर्फ फाइलें नहीं थी बल्कि लोगों की जिंदगी से जुड़ा होता है। अभिलाष के जवाब अब तथ्यों से ज्यादा इंसानियत से भरपूर हो गए थे। वह जानता था कि एक आईएएस अधिकारी को न सिर्फ कानून और नीति की जानकारी होनी चाहिए बल्कि भावनाओं की भी समझ होनी चाहिए। लेकिन इसी दौरान एक भावनात्मक उलझन फिर उभर आई। धन्या के साथ उसका रिश्ता अब एक मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां यह तय करना जरूरी था कि क्या यह रिश्ता परीक्षा के बाद भी बना रहेगा या सिर्फ इस संघर्ष की साथी रही थी। धन्या ने एक दिन साफ शब्दों में कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे पास खुद को ही संभालने की फुर्सत नहीं, किसी और को कहां से दोगे। अभिलाष चुप रह गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ झलक रहा था। वह अभी खुद से भी नहीं जुड़ा है, किसी और से कैसे जुड़ सकता है। इन दिनों में एक और बड़ी बात सामने आई। एसके ने स्वीकार किया कि वह फिर से परीक्षा देने का मन बना रहा है। उसने कहा कि अभिलाष को देखकर उसमें फिर से प्रेरणा जगी है, लेकिन वह डरा हुआ भी था, क्योंकि कई सालों की मेहनत और बार बार की असफलता ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। अभिलाष ने उसे समझाया कि मंजिल तक पहुंचना ही सब कुछ नहीं, कोशिश करना भी उतना ही बड़ा काम है। उसने कहा, तू अगर वापस चल पड़ा है तो मतलब अभी सपना जिंदा है। इंटरव्यू की तारीख नजदीक आ रही थी। अभिलाष अब रोज सुबह एक आईने के सामने खड़ा होकर अपने जवाबों की प्रैक्टिस करता। वह खुद को निखारता, हर शब्द को तौलता और हर जवाब में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता। एक रात उसने अपने पिता को फोन किया।
पिता ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, हम तुम्हारे फैसलों पर नहीं, तुम्हारे संघर्षों पर गर्व करते हैं। यह सुनकर अभिलाष की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि वह अपने सपनों की नहीं, अपने रिश्तों की भी जिम्मेदारी निभा रहा है। इंटरव्यू का दिन आ गया। सुबह सुबह तैयार होकर वह निकल पड़ा। जेब में एक पेन था, दिल में सैकड़ों विचार और सिर में वर्षों की मेहनत। जैसे ही वह बोर्ड के सामने बैठा, एक अजीब सी शांति छा गई। उसे महसूस हुआ कि अब डरने की कोई बात नहीं। अब वह खुद को साबित नहीं कर रहा, बल्कि खुद को प्रकट कर रहा है। सवाल पूछे गए प्रशासन पर, शिक्षा नीति पर, महिला सशक्तिकरण पर, जलवायु परिवर्तन पर और सबसे आखिर में पूछा गया, आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? उसने बिना रुके जवाब दिया, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि अफसर बनने से पहले इंसान बनना जरूरी है और ये परीक्षा मुझे इंसान बनाना सिखा रही है। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं उस समाज को लौटाना चाहता हूं जिसने मुझे यह सोचने की आजादी दी। बोर्ड चुप था। किसी ने मुस्कुराया, किसी ने सिर हिलाया। वह बाहर आया। भीतर कोई डर नहीं था, बस संतोष था कि उसने खुद को ईमानदारी से पेश किया। इंटरव्यू खत्म हो चुका था। अभिलाष के चेहरे पर शांति थी, लेकिन दिल के किसी कोने में वह बेचैनी अब भी थी जिसे केवल परिणाम शांत कर सकता था। इंतजार अब एक मानसिक युद्ध बन चुका था। हर दिन खुद से सवाल, हर रात संभावनाओं की जिरह। इसी दौरान जिंदगी एक बार फिर तेजी से बदलने लगी। धन्या ने तय कर लिया था कि वह दिल्ली छोड़कर अपने शहर लौट जाएगी। उसने अपनी ओर से प्रयास पूरे कर लिए थे और अब वह चाहती थी कि जिंदगी के अगले अध्याय की ओर बढ़ा जाए, चाहे उसमें यूपीएससी हो या ना हो। उसने अभिलाष को आखिरी बार मिलने बुलाया। उस मुलाकात में ज्यादा शब्द नहीं थे, बस खामोशियां थीं, गहरी, भारी, लेकिन सच्ची। धन्या ने सिर्फ इतना कहा, कभी-कभी सही समय पर मिला रिश्ता भी अधूरा रह जाता है और शायद यही इसकी खूबसूरती है। अभिलाष ने सिर झुका लिया। वह समझ गया था कि यह एक अलविदा है, लेकिन सम्मान के साथ। इस विदाई ने उसके भीतर एक खालीपन छोड़ दिया, लेकिन साथ ही एक स्पष्टता भी दी। अब उसे किसी और की तलाश नहीं थी, अब वह खुद की तलाश में था। एसके की जिंदगी भी एक नए संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। उसने फिर से तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन अब उसकी रणनीति अलग थी। वह अब दूसरों के रास्ते की नकल नहीं कर रहा था, बल्कि अपना रास्ता खुद बना रहा था। अभिलाष उसे देखकर खुश होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर भी था, क्या वह भी उन्हीं अंधे गलियारों में नहीं खो जाएगा जिनसे वह खुद होकर निकला था। धैर्य अब पूरी तरह एनजीओ के काम में डूब चुका था। उसने दिल्ली छोड़कर एक छोटे शहर में काम शुरू किया था, जहां वह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहा था। उसका मानना था कि बदलाव सिर्फ अफसर बनने से नहीं आता, बदलाव सोच से आता है। उसका यह विचार अभिलाष को गहराई तक छूता था। दोनों अक्सर फोन पर लंबी चर्चा करते, समाज के ढांचे, नीतियों, बदलाव और जिम्मेदारियों पर। रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले अभिलाष अकेले बैठा था। उसने अपनी डायरी खोली, जिसमें पिछले 5 सालों की सारी यादें बंद थीं। पहला साल जब उसने दिल्ली में कदम रखा था, दूसरा साल जब उसने प्रीलिम्स पहली बार क्रैक किया था लेकिन मेंस में रह गया, तीसरा साल जब उसने धन्या और एसके के साथ दोस्ती और असफलताओं को जिया, चौथा साल जब उसने खुद से लड़ना सीखा और 5वां साल जब उसने खुद को स्वीकार किया। उसे अब समझ आया था कि यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह आत्मबोध की प्रक्रिया है। यह आपको निखारती है, तोड़ती है, फिर जोड़ती है। अगले दिन सुबह उसका रिजल्ट आया। अभिलाष शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 27। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। यह खुशी का क्षण था, लेकिन शोरगुल नहीं था। यह एक शांत, संतुलित और परिपक्व क्षण था। उसके उसे गले लगाकर रो पड़ा।
वह जानता था कि उसका दोस्त अब उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां पहुंचने की हर सपने देखने वाले की तमन्ना होती है। लेकिन इस खुशी में एक कड़वाहट भी थी। अब दोनों की राहें शायद अलग हो जाएंगी। अभिलाष ने कहा, राहें भले अलग हों, लेकिन मंजिल एक है, बदलाव। ये वाक्य एसके के भीतर की आग को और तेज कर गया। धैर्य ने फोन पर कहा, अब तू वही बनेगा जो हम बचपन में एक कहानी में पढ़ते थे, वो राजा जो राजमहल में बैठकर नहीं, जमीन पर चलकर फैसले करता है। अभिलाष अब ट्रेनिंग के लिए मसूरी जाने वाला था। वह जानता था कि असली काम अब शुरू होगा और यह संघर्ष पहले से कहीं बड़ा होगा। अभिलाष अब भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण संस्थान LBSNAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी का हिस्सा बन चुका था। वह स्थान जहां अधिकारी नहीं सिर्फ तैयार होते, बल्कि उनकी सोच, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व भी गढ़े जाते हैं। शहर के कोचिंग सेंटरों की भीड़ से दूर अब वह पहाड़ों की शांति और प्रशासनिक आदर्शों के बीच था। यह परिवर्तन बाहरी ही नहीं, भीतरी भी था। प्रशिक्षण की शुरुआत अनुशासन, संविधान और सेवा भावना की परिभाषाओं से हुई। क्लासरूम में बैठे युवा अधिकारी भविष्य के जिलाधिकारियों, सचिवों और नीति निर्माताओं की तरह तैयार हो रहे थे। पर इनमें से हर एक की अपनी पृष्ठभूमि, अनुभव और सोच थी, जिनमें अब अभिलाष भी एक था। पहले कुछ सप्ताह अभिलाष ने खुद को समर्पित कर दिया। संविधान की मूल भावना, नीति निर्माण की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक नैतिकता और नागरिक सेवा से जुड़ी अवधारणाओं में। हर दिन उसे एहसास होता कि एक IAS बनना केवल सत्ता का नहीं, जिम्मेदारी का बोझ उठाने का सौभाग्य है। वह रोज शाम को अकेले बैठकर खुद से सवाल करता, क्या मैं इस कुर्सी के लायक हूं? क्या मुझ में वो साहस है कि मैं लोगों के सामने अपने फैसलों के लिए जवाब दे रहूं? इन्हीं सवालों के बीच एक दिन उसे एसके का पत्र मिला। लिखा था, यह जो तू सीख रहा है वह सिर्फ तुझे अफसर नहीं, इंसान बनाएगा। लेकिन याद रखना, सिस्टम से ज्यादा जरूरी होता है लोगों की पीड़ा समझना। यह शब्द उसके दिल में उतर गए। हफ्ते बाद प्रशिक्षण के दौरान भारत दर्शन यात्रा शुरू हुई। अभिलाष ने उत्तर पूर्व से लेकर महाराष्ट्र, बिहार और कश्मीर तक की जमीनी हकीकत देखी। वहां उसने जाना कि नीति सिर्फ किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन जब वही नीति एक मजदूर के राशन या किसान के मुआवजे से जुड़ती है, तब उसका असली चेहरा सामने आता है। एक गांव में जब उसने एक विधवा महिला से पूछा कि क्या उसे सरकारी योजना का लाभ मिला, तो महिला ने कहा, नाम तो मेरा है लिस्ट में, लेकिन आज तक कुछ मिला नहीं। उसके ये शब्द अभिलाष को हिला गए। उसे समझ आया कि पॉलिसी बनाना आसान है, लेकिन उसे लागू कराना युद्ध के समान कठिन। अभिलाष के भीतर अब एक और भाव पैदा होने लगा था, दया नहीं, जिम्मेदारी। उसे अब समाज को देखकर सिर्फ दुख नहीं होता था, बल्कि बदलाव का बीज भी भीतर उगने लगा था। वापस अकादमी लौटने के बाद उसकी सोच और स्पष्ट हो गई। अब वह सिर्फ कक्षा में उत्तर नहीं देता था, बल्कि सवाल भी खड़े करता था, नीति की आलोचना, लोक प्रशासन की जटिलता और सिस्टम के भीतर फैले असंतुलन पर। वहां उसके जैसे कई और साथी थे जो सेवा के लिए ही आए थे। कोई डॉक्टर से अधिकारी बना, कोई शिक्षक की नौकरी छोड़कर आया। इन लोगों के साथ उसका मन जुड़ने लगा। वह अब समझ गया था कि यह ट्रेनिंग सिर्फ ज्ञान का नहीं, एक समूह चेतना का विकास है, जहां सभी एक उद्देश्य के लिए एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच धन्या से उसकी बात फिर से शुरू हुई, औपचारिक नहीं लेकिन ईमानदार। एक दिन उसने अभिलाष से कहा, अब जब तुम जिम्मेदार हो गए हो, क्या तुम्हारे पास रिश्तों के लिए जगह है? अभिलाष ने जवाब दिया, मैंने रिश्तों को समझना सीखा है और यही मेरी सबसे बड़ी तैयारी थी। धन्या मुस्कुराई, लेकिन बात वहीं रुकी रही। भविष्य खुला था, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं। मसूरी में आखिरी चरण शुरू हुआ, फील्ड ट्रेनिंग की तैयारी। हर अधिकारी को एक जिले में तैनात कर दिया जाता है, जहां वह असली जिंदगी के प्रशासन से रूबरू होता है। अभिलाष को उत्तर प्रदेश के एक जिले में भेजा गया। वह अब पहली बार एक सहायक कलेक्टर के रूप में
जमीनी प्रशासन से जुड़ने वाला था। वह जानता था कि अब उसे नीतियों को कागज से उठाकर जमीन पर उतारना है, और साथ ही यह भी समझ रहा था कि अब वह किसी अधिकारी के निर्देशन में नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन और नैतिकता के मार्गदर्शन में काम करेगा। अभिलाष को उत्तर प्रदेश के एक मध्यम आकार के जिले में सहायक कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में तैनात किया गया था। यह वह समय था जब उसे पहली बार वो सारी बातें अनुभव करनी थीं, जो अब तक किताबों और क्लासरूम की बहसों तक सीमित थीं। अब वह सिस्टम का हिस्सा था, लेकिन उसमें कुछ बदलने की इच्छा भी साथ लाई थी। जिला मुख्यालय पहुंचते ही उसकी भेंट वहां के जिलाधिकारी डीएम से हुई, एक वरिष्ठ, व्यावहारिक और प्रशासनिक मामलों में दक्ष अधिकारी। उन्होंने अभिलाष को देखकर कहा, यहाँ आप जो देखेंगे वह किताबों में नहीं मिलेगा। यहाँ सेवा करने से पहले खुद को बचाना सीखना पड़ता है। यह वाक्य उसके भीतर एक कंपकंपी पैदा कर गया। अगले कुछ हफ्ते सीखने और समझने में निकल गए। भूमि विवादों की सुनवाई, सरकारी योजनाओं की निगरानी, तहसीलों की जांच और पंचायत बैठकों की उपस्थिति। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि सिस्टम में रहते हुए ईमानदारी से काम करना आसान नहीं होता। एक बार एक किसान ने उसके दफ्तर आकर शिकायत की कि उसे फसल बीमा योजना के तहत भुगतान नहीं मिला। जब अभिलाष ने जांच करवाई तो पाया कि संबंधित लेखपाल ने कागजों में गड़बड़ी की थी और पैसा कहीं और चला गया था। जब उसने इस पर कार्रवाई करनी चाही तो विभाग के ही कुछ लोग उसे पीछे हटने की सलाह देने लगे। सिस्टम में रहते हुए सिस्टम से टकराना समझदारी नहीं, उन्होंने कहा। लेकिन अभिलाष चुप नहीं रहा। उसने लेखपाल को निलंबित कर दिया और डीएम को रिपोर्ट भेजी। अगले ही दिन मीडिया ने इस खबर को उठाया और उसे एक ईमानदार अफसर की उपाधि दे दी। पर इसके बाद उसे भीतर ही भीतर उपेक्षा का सामना करना पड़ा। फाइलें धीमी चलने लगी, बाबू बेमन से काम करने लगे और कुछ अधिकारी उसकी गैरहाजिरी में उसे नई हवा का झोंका कहने लगे। वह समझ गया था, व्यवस्था में बदलाव की सबसे बड़ी कीमत होती है अकेलापन। उसी दौरान उसे एक गांव में जाने का आदेश मिला, जहां स्कूल भवन की मरम्मत के लिए सरकारी फंड गया था, लेकिन निर्माण नहीं हुआ था। गांव में जाते ही उसे बच्चों की हालत देखकर गुस्सा आया। टूटी हुई दीवारें, जर्जर छत और बिना डेस्क के पढ़ते बच्चे। उसने तुरंत ब्लॉक अफसर को बुलाया और पूछताछ की। जवाब मिला, फंड आया था, लेकिन ऊपर से कुछ हिस्सा वापस चला गया। बाकी से जितना हो सका किया गया। यह ऊपर कौन है, ये पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कार्रवाई करना आसान भी नहीं था। अभिलाष ने रिपोर्ट तैयार की और जिलाधिकारी को भेज दी। रिपोर्ट में कई ठेकेदारों और विभागीय अधिकारियों के नाम थे। डीएम ने उसे बुलाकर कहा, आपकी ईमानदारी प्रशंसनीय है, लेकिन राजनीति और प्रशासन में एक संतुलन जरूरी होता है। अभिलाष चुपचाप सुनता रहा। वह जानता था कि जो बात डीएम कह रहे हैं उसमें उनकी वर्षों की समझ है, लेकिन उसके भीतर का छात्र जो राजेंद्र नगर की गलियों से उठकर आया था, अब भी जल रहा था। उसी दौरान एक और घटना हुई जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। एक रात उसे फोन आया कि एक आदिवासी महिला को स्वास्थ्य केंद्र ने भर्ती नहीं किया क्योंकि उसके पास आधार कार्ड नहीं था। महिला की मृत्यु हो गई। अभिलाष उसी रात मौके पर पहुंचा। उसने पाया कि अस्पताल के बाबू ने महिला को लौटा दिया था और डॉक्टर ने केस को फर्जी बताकर टाल दिया था। वह लौटते वक्त देर रात अकेले सड़क पर बैठ गया, आंखों में गुस्सा, मन में असहायता। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अफसर बन गया हूं, लेकिन क्या मैं वह इंसान बना जो इस कुर्सी का हकदार है? अगले दिन उसने अपने स्तर से अस्पताल के बाबू को निलंबित किया, महिला के परिवार को मुआवजा दिलाया और सरकारी अस्पताल में संवेदनशीलता प्रशिक्षण की सिफारिश की। धीरे धीरे उसके काम का असर दिखने लगा। कुछ लोग विरोधी बने रहे, लेकिन कुछ ने उसका साथ भी देना शुरू किया। तहसील में एक ईमानदार नायब तहसीलदार ने कहा, आप जैसे अफसरों के लिए हम जैसे छोटे कर्मियों में भी उम्मीद जगती है।
यह सुनकर अभिलाष को एक एहसास हुआ। एक ईमानदार अफसर पूरे सिस्टम को नहीं बदल सकता, लेकिन एक एक आदमी के भरोसे को वापस जरूर ला सकता है। फील्ड ट्रेनिंग का अंत निकट था। वह जान चुका था कि यह लड़ाई लंबी है। उसने फिर एक रात एसके को फोन किया और कहा, तेरे कहे शब्द अब समझ आते हैं। अफसर बनना आसान है, अफसर बने रहना मुश्किल। एसके ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तू असली तैयारी में है दोस्त। फील्ड ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अभिलाष मसूरी वापस लौटा। अंतिम चरण था मूल्यांकन, रैंकिंग और कैडर अलॉटमेंट। वह अब न सिर्फ एक प्रशिक्षु था, बल्कि एक पूर्ण अधिकारी के रूप में तैयार किया जा चुका था। लेकिन उसके भीतर सवाल अभी भी जीवित थे। क्या यह तैयारी उस बदलाव के लिए पर्याप्त है जिसकी उसने कल्पना की थी? कुछ सप्ताह बाद उसे उसकी नियुक्ति की सूचना मिली। उत्तर प्रदेश में एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में। एक उपखंड अधिकारी का दायरा सीमित था, लेकिन प्रभाव गहरा हो सकता था, ये उसे पता था। इस बीच एक छोटा संयोग हुआ। उसे कुछ दिन के लिए दिल्ली मुख्यालय में प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लेने बुलाया गया। यह वही शहर था जहां उसने संघर्ष किया, सपने देखे और कई बार टूटा भी। वह जब राजेंद्र नगर के आसपास से गुजरा तो उसे सब कुछ लौटता सा महसूस हुआ। वह कोचिंग की बिल्डिंग, वह छोटी सी चाय की दुकान जहां उसने और एसके ने न जाने कितनी रातें बिताई थीं, और वह फ्लैट की बालकनी जहां से उसने पहली बार धन्या की मुस्कान देखी थी। दिल्ली लौटने का सबसे बड़ा कारण था पुराने रिश्तों का सामना। धन्या अब एक एनजीओ में नीति सलाहकार बन चुकी थी। उसकी जिंदगी में ठहराव आ चुका था और वह अब केवल विचारों से नहीं, कार्यों से समाज से जुड़ चुकी थी। अभिलाष ने उसे कॉल किया। मिलने का समय तय हुआ। न तो रोमांटिक मुलाकात, न ही भावनात्मक बाढ़, बस एक ईमानदार बातचीत। धन्या ने कहा, कभी तुमसे दूर जाना इसलिए जरूरी था ताकि हम दोनों खुद को समझ सकें। अब जब तुम खुद को पहचान चुके हो, क्या तुम्हारे भीतर एक रिश्ते के लिए भी जगह है? अभिलाष मुस्कुराया और बोला, शायद अब मैं प्यार को एक जिम्मेदारी की तरह देखता हूँ, और यही इसे और गहरा बनाता है। उनकी बातें वहीं नहीं रुकी। एक बार फिर जिंदगी एक नई दिशा की ओर मुड़ी, जहां दो परिपक्व लोग फिर एक दूसरे को जानने लगे। लेकिन इस बार कोई हड़बड़ी नहीं थी। एसके अब दिल्ली में एक कोचिंग संस्थान में गेस्ट लेक्चरर बन चुका था। उसने खुद परीक्षा छोड़ दी थी, लेकिन युवाओं को प्रेरित करने का बीड़ा उठाया था। उसकी जिंदगी में ठहराव नहीं था, बल्कि एक नया जोश था। अभिलाष ने जब उससे मुलाकात की तो वह बोला, अब मैं हार के डर से नहीं लड़ता, अब मैं उम्मीदों के साथ लड़ता हूं। अभिलाष ने कहा, तेरी जीत यही है कि तू अब भी लड़ रहा है। इसके ने उसे अपनी एक नई योजना के बारे में बताया, एक प्लेटफॉर्म बनाने का विचार, जहां पूर्व असफल अभ्यर्थी सफल अफसरों के साथ मिलकर नए छात्रों को मुफ्त मार्गदर्शन दें। सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम से बाहर भी कुछ लोग चाहिए, उसने कहा। अभिलाष इस विचार से बहुत प्रभावित हुआ। उसने वादा किया, जहां भी जरूरत होगी मैं खड़ा रहूंगा। फिर आया वह दिन जब उसकी एसडीएम के तौर पर पहली पोस्टिंग शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के एक प्रशासनिक उपखंड में, जहां गांव, किसान, बिजली, सड़क, पानी, भ्रष्टाचार और उम्मीद सब एक साथ जीवित थे। कार्यभार संभालते ही उसकी मुलाकात वहां के लोगों से हुई। ग्राम प्रधान, पुलिस अधिकारी, मेडिकल अधिकारी, तहसीलदार, वह हर एक से मिला, नजरों में आंखें डालकर बात की। उसकी नीति साफ थी, कठोर अनुशासन और कोमल संवेदना। पहला सप्ताह ही एक चुनौती ले आया। एक निर्माणाधीन पुल की वजह से पास के गांव में जल भराव हो गया था। लोग विरोध कर रहे थे, स्थानीय अधिकारी काम को नजरअंदाज कर रहे थे। अभिलाष खुद मौके पर गया, नाली खुदाई का काम शुरू कराया,
दोषियों को नोटिस भेजा और 3 दिन में जल निकासी शुरू हुई। गांव वालों ने पहली बार अफसर को गाड़ी से उतरकर कीचड़ में उतरते देखा। धीरे धीरे अफवाहें फैलने लगीं। ये नया अफसर काम का है, ईमानदार है, कुछ करेगा ये लड़का। लेकिन अफवाहों के साथ दबाव भी शुरू हो गया। राजनीतिक नेताओं के फोन, अवैध निर्माण कराने वाले व्यापारियों की चाय के न्योते, कुछ बाबुओं की नरम गरम सलाहें। पर अब अभिलाष बदल चुका था। उसने अफसर बनने के लिए खुद से समझौता किया था। अफसर बने रहने के लिए वह अब समझौता नहीं करेगा। अब अभिलाष पूरी तरह एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुका था, उत्तर प्रदेश के एक उपखंड में एसडीएम के रूप में तैनात। उसकी ईमानदारी और काम करने की शैली धीरे धीरे पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई थी। लेकिन हर प्रशंसा के पीछे एक परछाई छुपी होती है और प्रशासन में वह छाया अक्सर भ्रष्टाचार की होती है। कुछ ही सप्ताह में उसे महसूस हुआ कि ब्लॉक स्तर पर चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी गड़बड़ियां हैं। दस्तावेजों में जिन लोगों को मकान मिले हैं वे तो कभी गांव में रहते ही नहीं थे, और जिनका नाम सूची में नहीं था वे फूस की झोपड़ी में दिन काट रहे थे। अभिलाष ने सबसे पहले आंकड़े मंगवाए, पात्र लाभार्थियों की सूची, ग्राम पंचायत की रिपोर्ट और ब्लॉक के अफसरों की टिप्पणियां। जैसे ही दस्तावेज सामने आए, उसकी आंखों में आग सी भर गई। जाली दस्तखत, अपात्रों के नाम, फर्जी निरीक्षण रिपोर्ट। उसने निर्णय लिया, ऑन स्पॉट जांच। वह खुद एक गांव पहुंचा। कई लाभार्थियों के घरों पर जाकर देखा कि कहीं कोई निर्माण नहीं हुआ, कहीं सिर्फ ईंटें गिराई गई थीं, और कई जगह ऐसे नाम थे जिनके बारे में ग्रामीणों ने कहा, सर ये तो यहाँ कभी रहे ही नहीं। अभिलाष ने उसी शाम पंचायत भवन में खुले में जन सुनवाई रखी। गांव के लोग जमा हुए। एक वृद्ध औरत आई, हाथ जोड़कर बोली, बेटा 2 बार नाम आया, लेकिन हर बार बाबू बोले कि ऊपर से कट गया। अब समझ में आया कि हमारा नाम ऊपर से नहीं, नीचे से काटा गया था। अभिलाष की आंखें भर आईं। उसने वहीं ऐलान किया, मैं खुद इस योजना की जांच करूंगा और जिसने हकदारों का हक खाया है उस पर FIR होगी। अगले ही दिन पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी और एक स्थानीय नेता के भाई के नाम सामने आए। जांच तेज हो गई। ये बात जिले के नेताओं तक पहुंची। फोन आने शुरू हुए, साहब नाम थोड़े कमजोर हैं, देख लीजिएगा, मामला शांत कर दीजिए, चुनाव नजदीक है। अभिलाष ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन नतीजा आया, राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक उपेक्षा। उसकी कुछ फाइलें रोकी जाने लगीं। SP ऑफिस से सहयोग कम हो गया। उसके खिलाफ अफवाहें उड़ाई गईं कि वह जातिगत भेदभाव करता है, अधिकारियों का अपमान करता है और अधिक स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। SK से फोन पर बात करते हुए उसने कहा, भाई ये लड़ाई वैसी नहीं है जैसी सोची थी, ये अकेले चलने वाली सड़क है। SK ने कहा, अकेले तो तू पहले भी चला था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तू जिम्मेदारी उठाकर चल रहा है। फिर आया असली मोड़, RTI एक्टिविस्ट की संदिग्ध मौत, जो उसी घोटाले पर काम कर रहा था। इस खबर ने जिले में सनसनी मचा दी। मीडिया भी कूद पड़ा, हर कोई सवाल कर रहा था, क्या यह अफसर की कार्रवाई का नतीजा है? क्या प्रशासन ने दबाव बनाया? क्या RTI कार्यकर्ता को धमकी मिली थी? DM ने अभिलाष को बुलाकर कहा, स्थिति संवेदनशील है, अब इस मुद्दे पर कार्रवाई धीमी करो, हम समिति बनाकर जांच करेंगे। लेकिन अभिलाष जानता था, समिति बना देना ही सबसे आसान तरीका होता है किसी सच्चाई को दफन करने का। उसने सीधे RTI कार्यकर्ता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं और पुलिस को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिलाष ने इस घटना को मुख्यमंत्री तक रिपोर्ट भेजने का निर्णय लिया, बाईपासिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक साहसी कदम था और उसके बाद जो हुआ वह उसे जिंदगी भर याद रहेगा। 2 दिन बाद उसे शासन से फोन आया, आपका तबादला कर दिया गया है, तुरंत रिपोर्ट करें। वह मुस्कुराया,
सही काम करने का सबसे बड़ा सबूत होता है ट्रांसफर। उस दिन रात उसने अकेले अपने सरकारी गेस्ट हाउस में बैठकर चुपचाप चाय पी। बाहर बारिश हो रही थी। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, आज पहली बार लगा मैंने किसी का हक वापस दिलाया, भले ही कुर्सी चली गई, लेकिन शायद अब मुझे खुद से कोई शिकायत नहीं है। अगली सुबह वह गांव से निकल गया, बिना शोर, बिना प्रचार, सिर्फ एक मुस्कान के साथ। ट्रांसफर के बाद अभिलाष की नई पोस्टिंग हुई पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक संवेदनशील जिले में, जहां सामाजिक ताने बाने के साथ साथ प्रशासनिक संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। अब वह जॉइंट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्यरत था। पद बड़ी जिम्मेदारी के साथ आया था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि यह पुरस्कार नहीं बल्कि शांत करने की कोशिश थी। नया जिला विकास से ज्यादा राजनीति के लिए चर्चित था। यहाँ पर लोकल पावर ग्रुप्स, बाहुबली नेता और रसूखदार अफसरों का बोलबाला था। यह एक ऐसा स्थान था जहां काम करने के लिए इच्छा शक्ति से अधिक सामंजस्य की जरूरत होती थी। अभिलाष का सामना सबसे पहले एक वरिष्ठ अधिकारी से हुआ, अतिरिक्त जिलाधिकारी एडीएम श्री घोष, जो 20 वर्षों से प्रशासन में थे। वे बेहद चतुर, व्यवहारिक और अनुभव से भरे थे। उन्होंने पहली ही मुलाकात में कहा, अभिलाष जी, मैं आपकी ईमानदारी के चर्चे सुन चुका हूँ, लेकिन यहाँ काम करने के लिए सच्चाई से ज्यादा चुप रहना जरूरी होता है। अभिलाष ने विनम्रता से मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, मैं सच्चाई को चुप रहकर नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूँ कि वो बोले। घोष जी हंसे। बोलने वाले जल्दी ट्रांसफर होते हैं। पहला महीना बीतते बीतते अभिलाष को जिले की जटिलताओं का अंदाजा हो गया था। यहाँ हर योजना में स्थानीय नेता, सरकारी ठेकेदार और कर्मचारियों का गठजोड़ शामिल था। उसी दौरान एक मुद्दा उठा, मिड डे मील घोटाला। सरकारी स्कूलों में बच्चों को जो भोजन दिया जा रहा था, उसकी गुणवत्ता बेहद खराब थी। कुछ बच्चों की तबीयत भी बिगड़ गई थी। अभिलाष ने स्कूलों का औचक निरीक्षण शुरू किया। क्या भोजन बन रहा है, किससे सप्लाई हो रहा है, किसके दस्तखत हैं, सबकी परतें खोलनी शुरू की। जल्द ही पता चला कि इस मामले में एक स्थानीय विधायक के करीबी व्यक्ति की फर्म शामिल है। एडीएम घोष ने उसे चेताया, इसमें हाथ डालना खतरनाक हो सकता है। एक सलाह है, इसे डीएसओ, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर के ऊपर छोड़ दो। लेकिन अभिलाष ने जवाब दिया, सर, जिम्मेदारी छोड़ना मैं सीखने नहीं आया हूँ। उसने सप्लाई फर्म पर कार्रवाई की, स्कूल प्रधानाचार्य से जवाब मांगा और मीडिया को भी सत्य दिखाना शुरू किया। धीरे धीरे प्रशासन पर दबाव बढ़ने लगा। कुछ पत्रकारों ने उसका समर्थन किया तो कुछ ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसे नवजवान अफसर की जल्दबाजी कहा गया। तभी एक रात उसे घर लौटते वक्त रास्ते में एक बाइक सवार ने धमकी दी, जो ज्यादा आदर्शवादी बन रहा है उसकी पोस्टिंग जल्द बदल दी जाएगी, सोच समझकर चलो। इस घटना ने उसे झकझोर दिया। यह पहली बार था जब कोई शारीरिक रूप से उसे डराने की कोशिश कर रहा था। उसने एफआईआर दर्ज कराई, सुरक्षा मांगी, लेकिन जिले के एसएसपी ने जवाब दिया, साहब, इसे ज्यादा बड़ा मत बनाइए, ऐसा होता रहता है। अभिलाष को यह समझ आ चुका था, यह अब सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं, व्यक्तिगत युद्ध बन गया था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद व्यक्ति को फोन किया, गौतम। गौतम अब एक केंद्रीय मंत्रालय में कार्यरत था। फोन पर उसने कहा, यार, हम जब तैयारी कर रहे थे तब हमने सोचा था कि अफसर बनकर सब कुछ बदल देंगे। अब जब बन गए हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम खुद को ही हर दिन बदलने लगे हैं। गौतम ने गंभीरता से जवाब दिया, क्योंकि सिस्टम हमें बदलने के लिए ही डिजाइन किया गया है, लेकिन अगर तू रुक गया तो हम सबके लिए हार होगी। उस रात अभिलाष ने एक बड़ा निर्णय लिया, घोटाले में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की सिफारिश। एडीएम घोष ने नाराज होकर कहा, आपके इस कदम से सरकार असहज हो सकती है। अभिलाष ने संयम से कहा, सरकार को असहज नहीं होना चाहिए, अन्याय को होना चाहिए। कुछ ही दिनों में शासन से आदेश आया, घोटाले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित होगी। यह जीत का पहला संकेत था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट हुआ कि अब वह और भी अधिक निगाहों के निशाने पर है। फिर एक और परीक्षा सामने आई, एक किसान आंदोलन, जहां सैकड़ों किसान जमीन अधिग्रहण को लेकर विरोध कर रहे थे। पुलिस प्रशासन दबाव में था और स्थानीय नेता स्थिति का राजनीतिकरण करने में लगे थे।
डीएम ने अभिलाष को आंदोलन खत्म कराने की जिम्मेदारी दी। अभिलाष ने संवाद का रास्ता चुना। वह खुद किसानों के बीच गया, उनकी बात सुनी और प्रस्ताव भेजा, पुनर्वास, मुआवजा और कृषि सहायता। 2 दिन बाद किसान शांत हो गए, बिना लाठीचार्ज, बिना हिंसा। यह प्रशासनिक जीत थी, संवेदनशीलता के जरिए समाधान। एडीएम घोष उसके पास आए और बोले, तुमने अपने तरीके से कर दिखाया। मैं गलत नहीं था कि सिस्टम कठिन है, लेकिन शायद तुम सही हो कि कुछ लोग इसे बदल सकते हैं। अभिलाष ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं बदल नहीं रहा हूं, बल्कि अब थकान के साथ भी उम्मीद को जिंदा रख पा रहा हूं। समय बीत रहा था। अभिलाष की पोस्टिंग को 6 महीने हो चुके थे। वह अब न सिर्फ एक समझदार अफसर बन चुका था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति भी जिसने अपनी सीमाओं को पहचाना और फिर भी हार नहीं मानी। घोटाले की जांच पूरी हो चुकी थी। सप्लाई फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया। कुछ निचले स्तर के कर्मचारी निलंबित हुए, लेकिन जैसा हमेशा होता है, मुख्य दोषी तक कार्रवाई नहीं पहुंच पाई। पर एक फर्क जरूर हुआ, डर पैदा हुआ। अब अफसरों और नेताओं के बीच यह बात फैल गई थी कि यह अफसर चुप नहीं बैठता। उस दौरान उसे एक न्योता मिला, राजेंद्र नगर, दिल्ली में एक यूपीएससी मोटिवेशन सेमिनार में भाषण देने का। वह सहम गया। वही जगह, वही माहौल, वही संघर्षों की गलियां। अब वहां लौटना एक और आईने में खुद को देखने जैसा था। दिल्ली पहुंचकर वह सीधा ओल्ड राजेंद्र नगर के उसी कोचिंग सेंटर गया जहां वह पहले पढ़ा करता था। वहां अब एक नया बैच बैठा था। सबकी आंखों में वही सपना था जो कभी उसकी आंखों में था। वहां उसे मंच पर बुलाया गया। एसके और गौतम दोनों सामने बैठे थे। धन्या भी आई थी, चुपचाप सबसे पीछे। अभिलाष ने कहा, मैं आप सभी से झूठ नहीं बोलूंगा, अफसर बनना कठिन है, लेकिन अफसर बने रहना उससे भी ज्यादा कठिन है। जब आप यहाँ बैठकर एनसीईआरटी याद करते हो, जब आप टॉपिक समझने के लिए घंटों लड़ते हो, आप सिर्फ एक नौकरी के लिए नहीं, एक सोच के लिए संघर्ष कर रहे होते हो। जब आप अफसर बनते हो तो आपको वो हर सवाल फिर से खुद से पूछना होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर हाँ, तो फिर आप अकेले नहीं हो, आप पूरे सिस्टम के लिए उम्मीद बनते हो। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सब बदल दिया, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं खुद को नहीं बदला। तालियों की गूंज के बीच उसकी आंखें धन्या से मिली। उनमें ना कोई रोमांच था, ना आंसू, बस एक शांति, जैसे दोनों ने एक लंबा सफर तय कर लिया हो। कार्यक्रम के बाद एसके ने कहा, भाई, तू अब वैसा नहीं है जैसा पहले था। अभिलाष मुस्कुराया, शायद मैं वैसा ही हूं, बस सब मैं समझ गया हूं कि जीत का मतलब सिर्फ रैंक नहीं होता। कभी कभी हारते हुए भी जो चीज हम बचा लेते हैं, वही असली जीत होती है। दिल्ली से लौटने के बाद उसकी पोस्टिंग का कार्यकाल पूरा हुआ। सरकार ने उसे नीति आयोग में अस्थायी सलाहकार के रूप में चुना, एक नई भूमिका, जहां सिस्टम के भीतर से नीतियां बनाने का मौका था। अब वह न सिर्फ जमीनी स्तर पर काम करता था, बल्कि नीति निर्माण में भी उसकी भूमिका थी। उसकी पुरानी डायरी आज भी उसके पास थी, कुछ पन्ने पुराने, कुछ खाली। और एक दिन उसने उसमें लिखा, अब मैं समझ गया हूं, अफसर बनना लक्ष्य नहीं था, लोगों का विश्वास बनना मेरा असली चयन था। एस्पिरेंट्स की यह कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन अभिलाष, एसके, गौतम और धन्या जैसे किरदार हमारे समाज में हर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो संघर्ष करता है, टूटता है और फिर उठकर एक नई दिशा बनाता है।